नमस्कार, समय है जवाब तो चाहिए का। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। अब पलायन नहीं पुनर्वास होगा। जी हां, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक तरफ अपराधियों, दंगाइयों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ उन लोगों के जख्मों पर मरहम भी लगाने का काम हो रहा है जो कभी दंगे और डर के कारण अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए थे। चलिए 1978 चलते हैं। साल 1978, स्थान संभल के 1978 दंगों के पीड़ित रस्तोगी परिवार सहित कई परिवारों का पुनर्वास कराया जा रहा है। रस्तोगी परिवार की अगर हम बात करें तो 48 साल बाद 100 गज जमीन का पट्टा इन्हें मिला, सरकार ने दिया। एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी माना जा रहा है। जिस परिवार ने दंगों में अपने परिजनों को खोया, धमकियों के कारण पलायन किया और दशकों तक विस्थापन का दर्द झेला, आज उसी परिवार को दोबारा बसाने की पहल की जा रही है। जी हां, योगी सरकार इसे न्याय और पुनर्वास की प्रक्रिया बता रही है। सरकार का दावा है कि यूपी में अब दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है और जो लोग कभी डर के कारण पलायन कर गए थे, उन्हें सम्मान के साथ वापस बसाने का काम किया जा रहा है। वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या दशकों पुराने मामलों को राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या उत्तर प्रदेश में अब पलायन नहीं पुनर्वास की राजनीति शुरू हो चुकी है? क्या जीरो टॉलरेंस नीति केवल अपराधियों और दंगाइयों पर कार्रवाई तक सीमित नहीं बल्कि पीड़ितों को न्याय दिलाने तक भी पहुंच रही है? और क्या 2027 के चुनाव से पहले सुरक्षित यूपी, न्यायपूर्ण यूपी का नया राजनीतिक संदेश बिगड़ दिया गया है? आज जवाब तो चाहिए कि जो सवाल हैं वो जान लीजिए। इन्हीं सवालों को आज हम आधार बनाएंगे और इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात होगी। पहला सवाल बहुत स्पष्ट है, क्या योगी सरकार दंगों के पुराने घाव भर रही है? क्या यूपी में पलायन का दौर खत्म और पुनर्वास का दौर वाकई में शुरू हो चुका है? पीड़ितों को न्याय दिलाने में देरी क्यों, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। भाई 1978 का ये मामला, इस बीच में ना जाने कितनी सरकारें आई गईं, लेकिन कभी वो काम नहीं हुआ जो आज योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। क्या जीरो टॉलरेंस मॉडल सफल है? क्या ये मान लिया जाए? और क्या सरकार पीड़ितों का भरोसा उन्हें वापस लौटा रही है? करेंगे इन्हीं सवालों को आधार बनाकर बात, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं संभल के इस मामले से संबंधित। ऐसे हम 100 से ज्यादा 1978 के दंगों में जिनके परिवारों की जाने गई दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, ऐसे लोगों की कुछ संवेदना व्यक्त करता हूँ। और देर आए दुरुस्त आए, 48 साल लग गए उनको न्याय देने में। आज हमको असीम आनंद की अनुभूति हो रही है। उन परिवारों के साथ हम न्याय कर पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से अराजकता को खत्म करके कानून का राज स्थापित किया गया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं न कर्फ्यू न दंगा, हर कुछ है चंगा। आज उत्तर प्रदेश में सभी नागरिक चैन की नींद सो रहे हैं, किसी को कोई दहशत नहीं पैदा कर सकता है। जितने गुंडे अपराधी माफिया उनको जमींदोज करके मिट्टी में मिलाने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब कोई भी सर उठाने का अगर काम करता है, दुस्साहस करता है, तो उसको पता है कि उसका जहन्नुम का टिकट कटना तय है। जिन लोगों ने भी ऐसा पाप अपराध किया है, अभी पीड़ित परिवार बता रहा था कि मेरे पिताजी को और पिताजी बाबा दादाजी को, अब तीसरी पीढ़ी आ गई, वो कह रहे हैं कि 109 चाकू मारकर उनकी हत्या की। तो किस तरीके से जुल्म ढाए गए होंगे उस समय हम कल्पना कर सकते हैं। ऐसे सभी लोगों को न्याय देने के लिए सरकार पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहाँ पर देश में आतंकवाद का सफाया हो रहा है, नक्सलवाद का सफाया हो रहा है, और अराजक व्यवस्था के लिए कोई जगह इस भारत की भूमि पर नहीं है। अभी देखा होगा कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से शांतिपूर्वक वहाँ पर चुनाव हुए हैं, निर्वाचन करके एक मजबूत सरकार वहाँ पर स्थापित हुई है। वहाँ पर भी शांति आई। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाकर वहाँ शांति आ चुकी है। इस तरीके से तमाम ऐसे राज्य और क्षेत्र थे जहाँ पर अशांति थी, अव्यवस्था थी, उनको 48 वर्षों का संघर्ष एक ऐसा संघर्ष है जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है।
सन 1978 को 29 मार्च को मेरे दादाजी दुकान पर बैठे हुए थे। दंगाइयों की भीड़ आती है, दुकान में लूटपाट कर दी है और लूटपाट करने के बाद में जिसका विरोध मेरे दादाजी ने किया तो उन्हें चाकू से गोद दिया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी 109 चाकू पाए गए। उनके सबके साथ में इतनी दुर्दशा करी कि दुकान के बड़े बड़े तराजू और पल्ले जो हुआ करते थे उनसे बांधकर, तराजू बाटों से बांधकर दुकान के सामने वाले कुएं में फेंक दिया था। उसके बाद में मेरे पिताजी ने एक मुकदमा संख्या दर्ज कराई थी, जिसकी मुकदमा संख्या 136/78 IPC 302 201 में मुकदमा पंजीकृत हुआ। उस समय वर्तमान में सरकार जितनी भी थी, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में उस समय राम नरेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और केंद्र में मुरारी देसाई जी हुआ करते थे, नेता विपक्ष इंदिरा गांधी जी हुआ करते थे। ये सभी ने हमें आश्वासन दिया, लेकिन ये फाइल धूल खाती रही। लेकिन आपकी माननीय योगी जी सरकार का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने इसका संज्ञान में लिया और उन्होंने इतनी जघन्य हत्या होने के बाद में भी हमारे सिर पर छत नहीं थी, जिसका उन्हें संज्ञान हुआ और उन्होंने आज हमें यहाँ पर 100 वर्ग मीटर की भूमि आवंटन की। उसके लिए मैं माननीय योगी जी का और संभल के सभी शासन प्रशासन का और सभी समस्त बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी। तो आपने प्रतिक्रियाएं देख ली, जिनको जमीन मिल रही है, जिनका पुनर्वास हो रहा है, उनको क्या कहना था, उन्होंने मीडिया के सामने जो बोला वो हमने आपको दिखाया। अब हम बता देते हैं कि पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए हैं जिनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका अरोड़ा जी। सुरेंद्र स्वामी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के आशीष सैनी जी कनेक्ट हो गए। आशीष जी आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रोफेसर SD भारतीय, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आप सभी का बहुत स्वागत है। हरगोविंद अरोड़ा जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी, 48 साल बाद ही सही लेकिन जमीन का पट्टा मिला, क्या इसे योगी सरकार के न्याय मॉडल की जीत के तौर पर प्रस्तुत करेंगे आप? संदेश है उन दंगाइयों के लिए कि संभल में संभल जाओ, चाहे वो दंगाई हो, लुटेरे हो, आक्रमणकारी हो और उनके आका उन्हें संरक्षण देने वाले वो राजनीतिक दल जो इनका पोषण 48 वर्षों से तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत करते गए। अब क्या ये उचित था? क्या संभल का दंगा उचित था? निर्दोष, निहत्थे और मासूम लोगों को लूट लिया गया, उनकी हत्याएं कर दी गई और उसके ऊपर ये देखिए तुष्टीकरण नीति के अंतर्गत उस पे सरकारी पर्दा डाल दिया गया, सरकारी संरक्षण दिया गया और उन्हें शह दी गई दंगाइयों को, ताकि वो जमीनों पे कब्जे। देखिए 1000 वर्ष में और आज तक में कोई 1000 वर्ष पूर्व देखें और आज देखें, कोई अंतर तो ना हुआ। वही लुटेरे जिनके अंदर जीन्स उन लुटेरे और आक्रमणकारियों के थे, तो संभल का दंगा भी तो वही था। एक संपन्न वर्ग और एक संपन्न शांति प्रिय समाज के लोगों को घरों में बैठे हुए लूट लिया गया और आज जो जमीन दी गई वापस, क्या वो लुटेरे जमीन अपने साथ लेकर आए थे संभल में? तो ये तो आज न्याय हो गया और इसका तो स्वागत होना चाहिए। पूरे देश के हर धर्म के लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए क्योंकि ये न्याय है। ठीक, ओके। आशीष जी, दंगा पीड़ित परिवारों को पुनर्वास जो मिल रहा है, जो संभल की ये खबर है, क्या कांग्रेस पार्टी सरकार के इस कदम का स्वागत करेगी या नहीं? आशीष जी, देखिए, आपने सवाल पूछा कि कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी अथवा नहीं। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से इसका स्वागत करेगी जी। निश्चित रूप से देश में दंगा पीड़ित हो, चाहे किसी दुर्घटना से पीड़ित हो या किसी भी मामले में अगर पीड़ित व्यक्ति है, तो उसके लिए न्याय और उसके लिए आवास, उसके लिए भोजन, रोजगार, कारोबार स्थापित करने के लिए सरकार कोई भी अंशदान करती है तो निश्चित रूप से देश के नागरिक की सच्ची सेवा यही है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में इस काम को किया तो हम तो उसको बधाई देंगे कि प्रदेश में जितने भी दंगा पीड़ित रहे हैं, जिनको अपना पलायन करना पड़ा है या कोई भी समस्या आई है, तो उन सब की वर्तमान में जो भी स्थिति है, चाहे वो आवास से संबंधित हो या कारोबार रोजगार से संबंधित हो, तो राज्य सरकार की पहली संवैधानिक जिम्मेदारी भी बनती है कि वो उनके हित के लिए कोई कार्य करे और कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे किसी भी निर्णय का स्वागत करेगी। बिल्कुल, इसमें हमें कोई दो राय है ही नहीं। और दूसरी बात जो आप सुनना चाहते हैं मुझसे, तो मैं केवल इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश में है, वो सभी दंगा पीड़ितों के प्रति एक समान भाव से इस कार्य को करे। हम निश्चित रूप से सरकार के इस निर्णय में उसका समर्थन करेंगे। ठीक है, ओके। सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सुरेंद्र स्वामी सर, संभल का ये फैसला सिर्फ एक पुनर्वास के कार्यक्रम के तौर पर देखा जाना चाहिए या इसके पीछे एक राजनीतिक मैसेज भी दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आने वाले चुनाव के मद्देनजर? किस प्रकार से आपका विश्लेषण रहेगा? नहीं, देखिए, दोनों ही बातें हैं जी।
एक दंगा पीड़ित जो सन 1978 के हैं उनको आज ला करके और उनका पुनर्वास करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है कि आपको हम न्याय दे रहे हैं। कश्मीर से जो भगाए गए पंडित 91 में, उनका तो बेचारों का आज तक पुनर्वास हुआ नहीं, इधर से उधर घूम रहे हैं। आपकी जानकारी में नहीं है, तो वो शांति वहां पे व्यवस्था नहीं दे पाए, उनमें वो हौसला पैदा नहीं कर पाए कि वो वापस जाकर के वहां पे रह सके। दूसरा क्या है कि ये संभल को आप एक कोई कस्बा, कोई शहर, कोई जिला मत समझिए। जितने इम्पोर्टेंट हिंदुओं के लिए काशी, मथुरा और अयोध्या है, उतनी ही इम्पोर्टेंस संभल की है। बिल्कुल, क्योंकि संभल में विष्णु जी के 10वें और आखिरी अवतार का अवतरण हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो हमारे शास्त्र के बुक्स हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें पूरे संभल का नक्शा दिया हुआ है। उसमें सारे तीर्थ स्थलों का, कुओं का, मंदिरों का, सबका वर्णन है। और जो वहां पे मस्जिद बनी हुई है वो भी मंदिर के उस नक्शे के हिसाब से वो मंदिर, ये श्री हरि मंदिर है। बिल्कुल। तो अब जो आने वाली इम्पोर्टेंस को इन लोगों ने क्या किया कि वहां पर दंगा करके और उस स्थान पर जहां भगवान का अवतरण हो रहा है उस पे कब्जा करें, वहां से हिंदुओं को भगा दिया, फिर उनके मंदिरों को अपने घरों में ले लिया, वहां पे जो बावड़ी, तालाब थे उन सबको कब्जा कर लिया, जितने कूप थे उन सबको बंद कर दिया, सारे तीर्थ स्थलों को मतलब दबा दिया गया। बिल्कुल। और ये एक बहुत अच्छी मुहिम वहां शुरू हुई कि संभल को फिर से उसका जो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो उसका स्वरूप है, उस स्वरूप को देने की कोशिश अब की जा रही है। और वहां पे जो अतिक्रमण हुआ, वहां पे जिस तरह डेमोग्राफी चेंज हुई, 78 में वहां मुस्लिम पॉपुलेशन करीब 40-45% थी। बिल्कुल। आज वहां हिंदू पॉपुलेशन कुल 10%, 15% रह गई है संभल में। तो उसको फिर से जागृत करे, उस शहर को फिर से भगवान के लिए तैयार करे। ये एक सीधा सीधा मैसेज योगी जी दे रहे हैं कि जो हमारी पवित्रता है उस शहर की, उसे हम वापस फिर से बदलें। ओके। डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा जी, इतना समय कैसे लग गया, जरा ये बताइए। योगी जी को तो काफ़ी समय हो गया उत्तर प्रदेश रन करते हुए, इतना समय कैसे लग गया? और योगी जी ही क्यों 1978 से अब तक न जाने कितनी सरकारें आई गईं, इस प्रकार के काम पहले क्यों नहीं हुए, क्या लगता है आपको? देखिए, अभी स्वामी जी ने ना कश्मीरी पंडितों का भी जिक्र किया कि उनका जो पलायन हुआ तो अभी तक उनका पुनर्वास क्यों नहीं हुआ। मैं बड़ी विनम्रता में कहूंगा, जिस दिन जम्मू कश्मीर में स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन जाएगा, उसी क्षण से ही कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास प्रारंभ हो जाएगा। अब आते हैं संभल पर। संभल पर देरी क्यों? देखिए, देर आए दुरुस्त आए। एक योजना पर बनाई जाती है, एक कार्यक्रम तय होता है, इतनी आसानी और कानून के दायरे में रहते हुए सभी काम हुए। यही तो एक अंतर है उस समाज लुटेरे समाज में और एक उत्तर प्रदेश की जनता की प्रिय चुनी हुई सरकार के कार्यशैली में। यही तो अंतर है कि संविधान और कानून के दायरे में रहते हुए चुनी हुई जो भी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट होगी उसको काम करना होगा। आक्रमणकारियों की तरह तो है नहीं, आधी रात को भीड़ आई हथियार लेकर और लूटपाट किया और नरसंहार किया और वहां से भाग गए या वहां पर जम गए, उनको अपने अधीन कर लिया। ये इसीलिए इस काम में समय लगा और ये अंत तो है नहीं, ये तो शुरुआत है। इब्तदा इश्क रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। ठीक, ओके। आशीष जी, यही सवाल आपसे भी रहेगा, इतने साल कैसे लग गए? कई बार कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रही होगी 1978 के बाद से, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही जिनके साथ आप लोग चुनाव लड़ते हैं मिलकर, बीएसपी की सरकार भी रही, उत्तर प्रदेश की सरकार है तो उन्होंने तो भाई कर दिखाया। इतना समय जो लगा 48 साल, इसके पीछे की मुख्य वजह आपको क्या लगती है आशीष जी? नहीं आशीष जी, आवाज़ नहीं आ रही सर, आपके अनम्यूट करके अपनी बात रखिए सर।
जी हाँ, माफ कीजिएगा, वो अनम्यूट हो गया था। कोई बात नहीं सर। देखिए, इससे पहले 48 साल का आपने समय बताया, 78 का ये मैटर है। और आज भी जिस उपलब्धि पर हम चर्चा कर रहे हैं, मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी दंगा पीड़ित का मतलब है कहीं पर भी एक आबादी के बहुत अधिक होने और दूसरे आबादी के कम होने के कारण उनको पलायन करना पड़ा, भागना पड़ा और कहीं ना कहीं उनके विरुद्ध अपराध हुए, तो उनके संबंध में यदि मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया है, हालांकि ये निर्णय अभी शासनादेश के रूप में नहीं है, केवल उनके जो पीड़ित परिवार संबल में है उसको जमीन अलॉटमेंट का है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में कभी भी कोई मुझे आशीष जी लगता है कि जब भी बात करें तो खुलकर बात करें। कौन सी आबादी बढ़ गई, हिंदू बढ़ गए, मुसलमान बढ़ गए, खुलकर बात होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कभी भी अगर दंगे हुए और दंगों में दो अलग अलग पक्ष यदि धर्म या जाति के आधार पर एक दूसरे को दबाने का काम करते हैं और पलायन के लिए मजबूर हुए हैं, तो निश्चित रूप से निश्चित देखिए ये जो ये जो आपके बीमारी है, मैं समझ रहा हूँ। जैसे ही मैं आपके लिए नियम कानून की बात कर रहा हूँ तो आपके अंदर से कुलबुलाहट होने लगती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यही चाहते हैं कि आप मुस्लिम कुलबुलाहट नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कुलबुलाहट नहीं होनी चाहिए, आपकी बातचीत में स्पष्टता होनी चाहिए। मैंने बिल्कुल पोषण किया। आज आप अगर आपको इन्हीं के प्रवचन कराने हैं तो मैं थोड़ा सा समय दे दूं, मुझे दंगाइयों का साथ दिया। यही उसका प्रवचन दे देंगे अगर उनको खुश करने के लिए नहीं, हरगोविंद अग्रवाल जी सर एक रिक्वेस्ट है, हरगोविंद अग्रवाल जी सर, इट्स एन रिक्वेस्ट। 184 लोगों की मौत हुई थी उसमें, और वो उस पर इतना चिल्ला चिल्ली की आवश्यकता मैं नहीं चाहता हूं। मैं एक बार चाहता हूं आशीष जी अपनी बात पूरी कर लें, फिर आपको अवसर दूंगा। आप उनकी बात पे जो भी जवाब देना आप दे सकते हैं, पूरा अवसर दूंगा सर। एक बार कंप्लीट कीजिए आशीष जी। नहीं, मैं निवेदन करूंगा कि मेरा समय भी इनको दे दिया जाए। मैं इन्हीं के प्रवचन सुनने में इंटरेस्टेड हूँ। नहीं, आप प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए। ठीक है आशीष जी। नहीं ओके, हरगोविंद जी प्लीज, हरगोविंद जी प्लीज। सर रिक्वेस्ट है कि जब आप बोल रहे थे तो उन्होंने बीच में नहीं बोला था। हरगोविंद सर जब आप बोल रहे थे तो आशीष जी ने नहीं बोला था। प्लीज लेट हिम कंप्लीट। आशीष जी। नहीं, मैं गोस्वामी जी, मैं निवेदन पूर्वक कह रहा हूँ कि मैं अरोड़ा जी अपनी बात बोल रहे, मैं उसके बाद बोल रहा। नहीं, वो बहुत आक्रोशित है आपके ऊपर। मैं चाहता हूँ आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर उनको अवसर दूंगा। आशीष जी, अपनी बात आपकी अधूरी रह गई। हाँ, एक तो मुझे उनकी आवाज आ नहीं रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं। कोई बात नहीं। दूसरा विषय यह है कि मैंने कहा कि इस वक्त वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यदि एक निर्णय लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कालांतर में कभी भी अपने जगह से पलायन करना पड़ा, चाहे दंगों के कारण या किसी अकाल के कारण या किसी भी कारण से, और आज वो बेघर है, तो उनको आवास देने की, उनकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी यदि मुख्यमंत्री ने उठाई है तो निश्चित रूप से उनको करना चाहिए। वो इस काम को करें। वो एक जिला नहीं, पूरे 80 जिलों में ये काम करें। हम उनका धन्यवाद भी देंगे और पूरे उत्तराखंड की जो उत्तराखंड कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश की जो आबादी है, मुख्यमंत्री जी के प्रति हमेशा कृतज्ञ भाव से देखेगी कि उन्होंने उन लोगों के प्रति अपने दरवाजे खोले हैं जिनको आज लंबे समय से कष्ट झेलना पड़ा है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप सबको आप उनको सम्मान दीजिए, सबको आवास भी दीजिए, सबको दीजिए जो पीड़ित रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है? इनको भड़कने की जरूरत क्या पड़ रही है? ठीक, अरोड़ा जी अब अपनी बात आप पूरी कर लीजिए, फिर मैं सुरेंद्र स्वामी सर की तरफ बढ़ूंगा। अरोड़ा जी। कांग्रेस के लिए अब इस देश का दुर्भाग्य ये है ना कि कांग्रेस आज भी देखिए रस्सी जल गई, बाहर नहीं गया। आज भी उसको जातीय दंगा कह रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे को, क्योंकि आज भी इनकी नीति तो वही पुष्टि कर रखी है। क्योंकि कांग्रेस का जो इस्लामीकरण हुआ, मैंने अपने पूरे वक्तव्य में कब कहा? आप उसको नहीं, आप उसको जातीय दंगा कैसे कह सकते हैं? आज भी आप योजना, तीन निशाने पर लग गया तो आपको दिक्कत महसूस हो रही है। लगता है तीन निशाने पर लगाए, तीन निशाने पर लग गया। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार आएगी तो वो आरक्षण छीन लेंगे। आज आप फिर इस सांप्रदायिक दंगे को जातीय दंगे का नाम दे रहे हैं। क्या शर्म नहीं आती आपको? देश के बहुसंख्यक लोगों का अपमान करते हुए। इसलिए नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ना इनकी बात समझ में आ रही है। ये लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, समझ में नहीं आ रहा। कानों में कभी पहुंचा ही नहीं। इनकी आवाज भी क्लियर नहीं है, ना इनकी बात क्लियर है। अभी अपने मुख्यमंत्री की तारीफ करने से चिढ़ने लगे हैं, तो देखिए मुझे इसमें कोई अरे भाई साहब, अपने मुख्यमंत्री को पसंद नहीं करते। शर्म कीजिए।
उन आप अपने अल्पसंख्यकों मुख्यमंत्री को पसंद नहीं करते तो ये आपकी मजबूरी है। आपको योगी आदित्यनाथ के नाम से चिढ़ हो रही है, उनके काम से समस्या है, आपका विषय है, ये मेरा विषय नहीं है। आप केवल इतना बता दीजिए कि आप योगी आदित्यनाथ जी के काम को आगे बढ़ाए जाने से खुश हैं या नहीं है। आप इधर उधर मत जाइए, आप बिल्कुल ट्रैक से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, ट्रैक से बाहर मत निकलिए, सिलेबस से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जितनी पर्ची आपको मिली है उतना आपको पकड़ के जाना चाहिए। आपको क्या आपत्ति है योगी आदित्यनाथ जी कोई काम करते हैं तो? योगी आदित्यनाथ ने कोई अच्छा काम किया है तो आपको दिक्कत क्या है? परंपरा नहीं है। आप मुख्यमंत्री के काम से क्यों घबरा रहे हैं? आपको लगता है, मैं बताता हूँ क्यों घबरा रहे हैं। आपको लगता है कि यदि योगी जी इस तरह के जन कल्याणकारी काम करेंगे तो आपका एजेंडा ही खत्म हो जाएगा। आपकी तरह जत्थेदारों में चलने वाला वो राजनीतिक दल नहीं है। आपको प्रत्येक दंगा पीड़ित को न्याय देने में क्या समस्या है? चलिए ठीक है, नहीं तो आप मुख्यमंत्री मैं रोक रहा हूँ आपको बस। ठीक है, ओके, मैं बात समझ गया, बहुत स्पष्ट समझ गया आपकी नाराजगी की वजह। हरगोविंद जी समझ गया। आशीष जी बस ये चीज क्लियर कर दीजिए, आपके हिसाब से, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से 1978 में हुआ दंगा क्या सांप्रदायिक दंगा नहीं था, हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं था क्या? वो उसी को कंफ्यूज है शायद, आपने शायद जातीय कहा। नहीं, मैंने कहा कि जातीय दंगे हो या धार्मिक दंगे हो, दोनों ही स्थिति में यदि किसी का नुकसान हुआ है और मुख्यमंत्री जी ने आज संकल्प ले लिया गंगा जी को दल को हाथ में लेकर कि मैं सबको न्याय दिलाऊंगा, तो हमें तो अच्छी बात है। इन्हें अरोड़ा जी को क्यों समस्या हो रही है? इनका कौन सा एजेंडा इनके हाथ से निकल गया? इनकी कौन सी दुकान जुट गई किसी बात में? मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम तारीफ कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? इनको घबराहट क्यों होती है? भाई मुख्यमंत्री जी तो आपकी पार्टी के हैं, तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? भाई समस्या ही समझ में नहीं आ रही कि क्या समस्या है। ठीक है, ओके सुरेंद्र स्वामी सर, सुरक्षित यूपी, न्यायपूर्ण यूपी, ये जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है या एक नैरेटिव बनाया जा रहा है या जो भी जिस भी प्रकार से इसको लोग अपने हिसाब से परिभाषित कर रहे हैं, इन सब का असर क्या आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पड़ता आप देख रहे हैं? और ये वाकई इंपैक्टफुल रहेगा, योगी आदित्यनाथ की मजबूत छवि को और ज्यादा मजबूत करेगा, लगता है आपको ऐसा? नहीं, देखिए योगी जी के प्रशासन को लेके पूरे देश में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। बंगाल में भी जब चुनाव हो रहे थे तो आप सब लोगों ने भी उस समय देखा होगा कि खुद शुवेंदु अधिकारी जी ने कहा था कि हम अगर सत्ता में आए तो योगी आदित्यनाथ जी की तर्ज पे सरकार चलाएंगे। उसका सीधा सीधा मतलब ये था कि जो हिंदुओं के खिलाफ ये मुस्लिम परस्त जो पार्टियां हैं वो जो उनका उत्पीड़न होने देती हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन होने देती हैं, उसको वो बंद करेंगे और जो भी माफिया है, जो भी अपराधी है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अब जहां तक बात आती है, शायद हरगोविंद जी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो भी माफियाओं की जमीनें सरकार ने कब्जे से छुड़ाई, उन सब पर मकान बनाकर दिए हैं गरीब। हाँ, बिल्कुल पर मकान दिए गए। हाँ, हमने प्रयागराज में देखा सर, अतीक की जितनी प्रॉपर्टीज थी उसको भी दिया गया। लखनऊ में हमने देखा जी। और जो सरकार की आवासीय योजना है और मुख्यमंत्री आवास योजना है, उस योजना में उन्हीं लोगों को घर दिए जा रहे हैं जिनके पास घर नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो सरकार की घोषित नीति है कि जो भी व्यक्ति किसी भी कारण से जिस पे घर नहीं है उसको घर दिया जा रहा है। दूसरा जो संबल का जो इश्यू है वो ओवर एंड अबाउट दैट है। वो क्या है कि जो कब्जा आप लोगों की जमीन पर हिंदुओं की इन्होंने अतिक्रमण करके कर लिया, उस कब्जे को छुड़ाकर उन्हीं लोगों को वापस करना, उनको वापस लाके पुनर्स्थापित करना जिनको भगा दिया गया था। दो बातें हो गई ना। एक तो ये होता कि वहीं जो कब्रिस्तान से छुड़ाई हुई जमीन है, ये आपको मालूम है अवैध कब्जा था, तो या तो वहीं जो बिना घर के लोग थे उनको दे देते। ये एक पॉलिसी है ही, स्टेटेड पॉलिसी। बिल्कुल। दूसरा उसमें उन्होंने किया कि भाई जो आना चाहते हैं वापस, जो भाग गए थे, जो वापस संभल में आना चाहते हैं, तो हम उनको प्रायोरिटी देंगे, उनको पहले जमीन देंगे। तो इसमें यह है कि ये इससे न्याय जुड़ा कि भाई आप उन कठिन परिस्थितियों में आपको भगा दिया गया और आप चले गए। देखिए 1978 का संभल का दंगा जो था वो एक तरफा नरसंहार था। हिंदू मुसलमानों ने करीब करीब 190 हिंदुओं की हत्या की, जघन्य हत्या की। और इस कांड में आप देखिए एक भी मुस्लिम नहीं मारा गया था।
अगर ये दोनों तरफ से दंगा होता, अगर ये कम्युनल दंगा वैसे होता तो उधर से भी 10-20 लोग मरते, जैसे दिल्ली में हुआ तो भाई उधर भी मरे, इधर भी मारे गए। लेकिन संभल में जो लोग मारे गए वो सिर्फ हिंदू थे और एक भी मुसलमान नहीं मारा गया। FIR तक सारी नहीं लिखी गई, सारे पे मटिया मेट कर दिया, सारे मामले को दबा दिया। देश के लोगों को पता ही नहीं था 1978 के दंगे में संभल में क्या हुआ, लोगों को पता ही नहीं था, जबकि बिल्कुल दिल्ली से इतने नजदीक है, बहुत दूर नहीं है। तो इसलिए इस समय जो मैंने कहा ना कि संभल को आप सिर्फ आइसोलेशन में मत देखिए, इसको आपको देखना होगा कि ये धार्मिक नगरी हमारी है जहां पर भगवान विष्णु का 10वां अवतार होना है और उस नगरी का पुनरुत्थान हो, उसमें जो लोग छोड़ के चले गए वो वापस हो, जो वहां पर मुस्लिम जो डेमोग्राफी बदली है वो ठीक की जाए। और दूसरी बात एक मैं और बता रहा हूं, देखिए ये छोड़ेंगे नहीं इतनी आसानी से। आपको खबर मिल जाएगी या शुरू भी हो गया हो तो मुझे पता नहीं है, बांग्लादेशी रोहिंग्या अब यहाँ के बसने लग जाएंगे। उनको मालूम है कल्कि का अवतार होना है तो इनकी पूरी सेटिंग चलती है। आप देखेंगे कि आप खबर बुलवाइए संभल से, आपको आइडिया हो जाएगा कि वहां भी बांग्लादेशी पहुंच गए होंगे। तो ये बांग्लादेशी रोहिंग्या पहुंच के उस डेमोग्राफी को चेंज करके इनको लोकल लोग आगे खड़ा करके लड़ाई लड़ेंगे। तो सरकार को सिर्फ पुनर्स्थापित ही नहीं करना है हिंदुओं को, बल्कि ये भी इंश्योर करना है कि जो डेमोग्राफी बदल दी गई, जो 50-50 का रेशो था, उस रेशो को उन्होंने 90-10 का कर दिया। उस रेशो को हिंदुओं के तीर्थ स्थल को जब आप पुनर्जागृत कर रहे हैं। पता आपको ये भी थी कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने फोन नहीं उठाया, हमने बहुत कोशिश की, पहले वो तैयार हुए थे, बाद में उन्होंने मना किया कि वो इस चर्चा में शामिल नहीं होना चाहते। एनीवेज, आशीष जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आशीष सैनी जी। आशीष जी, तुलनात्मक अध्ययन भी आवश्यक हो जाता है मौजूदा परिदृश्य में जब डेमोग्राफी की बात होती है। तो अभी जैसा कि स्वामी जी ने भी की, और 1978 का आंकड़ा मैं देखता हूं सर, तो 55% मुसलमान, मैं संभल शहर की बात कर रहा हूं, 45% के आसपास हिंदू थे। 2011 की जनगणना के आधार पर अगर हम देखें तो 77% मुसलमान और 20-21% के आसपास हिंदू। और अभी जो भी आंकड़े हैं वो अनुमान के मुताबिक है, क्योंकि अभी फाइनल कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं आया है। ये इतना बड़ा अंतर, हिंदुओं का इतने बड़े पैमाने पर घटना, मुसलमानों का इतने बड़े पैमाने पर बढ़ना, इस पर कोई दो शब्द आप कहना चाहें तो प्लीज आशीष जी। नहीं, देखिए मेरे पास कोई आधिकारिक जानकारी इस प्रकार की नहीं है जो आपके चैनल में आपको उपलब्ध कराई गई है। और भाजपा के प्रवक्ता नंबर 2 ने अभी कुछ बातें रखी। मैं इसे बता दूं कि जो 29 मार्च 1978 नहीं सर, ये भाजपा के प्रवक्ता नंबर 2 का मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाया। यही तो विडंबना है। ये मैं सुरेंद्र स्वामी जी की बात। अच्छा, सुरेंद्र स्वामी जी को आप कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। ओके, गॉट इट। मेरी बात तो सुन लीजिए अभी सर। हाँ प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। 1978 के दंगे में मैं तो बाबर के वंशजों का प्रवक्ता हो नहीं सकता, आशीष सैनी हो सकते हैं बाबर के वंशजों के प्रवक्ता, मैं तो नहीं हो सकता। मैं तो डूब मरना पसंद करूंगा बजाय इसके कि बाबर के वंशजों की बात यहाँ के रखूं। नहीं, आप सुरेंद्र सर, आप भी तो सुरेंद्र सर आप भी बता चुके हैं कि आप भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं, अब ऐसा मत कहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है सुरेंद्र सर, आप क्या कांग्रेस का प्रवक्ता मत कहना बस। सुरेंद्र सर, मुझे जहां तक याद है, आप ही ने एक बार कहा था कि आप कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के साथ रहे हैं, आप जुड़े रहे हैं पार्टी के साथ। सुरेंद्र स्वामी सर, ये नहीं, मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के, हमारे पास तो सारे कांग्रेस के लीडर्स सब आते थे, सबको हम जानते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। आपको इतना सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। इस घटना से जो कांग्रेस को ऐसी वो नहीं उगल पा रहे हैं ना, निकल पा रहे हैं। गोस्वामी जी, अगर सुरेंद्र स्वामी से का ऑडियो ऑन करना, बस एक मिनट, बस मैं चाहूंगा आशीष जी, बिना किसी के ऊपर कोई तंज कसे आप अपनी बात रख दीजिए सर। नहीं, तंज कसने दीजिए, मुझे कोई परेशानी तब होगी जब ये मुझे कांग्रेस का बाबर के वंशजों का प्रवक्ता कहें। ठीक है, ओके सर, मुझे तो आपकी बात आ गई है, आशीष जी प्लीज। हाँ जी, देखिए ये मैं एक बात कहूंगा कि 150 लोगों की हत्या करने की पुष्टि उस समय की जो FIR पुलिस में दर्ज हुई थी उसमें की गई थी। 150 लोगों में से अभी केवल कपिल रस्तोगी को मकान की जमीन आवंटित की गई है। 150 लोगों को अभी ढूंढकर उनको दिए जाने आवश्यक है। मैं चाहूंगा कि योगी सरकार ने जो ये मुहिम उठाई है तो सभी 150 लोगों के परिवारों को ढूंढकर उनके जो आगे लोग रहते हैं, उनके तीसरी पीढ़ी के लोग संभवतः आ गए हैं,
तो उनको निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और इसमें केवल ये ना हो कि रस्तोगी जी को तो मिल गया क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनके भाजपा वालों के संपर्क में रहे, और जो बाकी 150 लोग हैं वो गायब हो जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति पता हूँ क्या रही है गोस्वामी जी। हरगोविंद अरोड़ा जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? नहीं, सुन तो लीजिए अभी। हाँ सर, हाँ वो काफी देर से हाथ उठा रहे हैं सर, समय सीमित है, मुझे क्लोज भी करना है। हाँ कोई बात नहीं, मैं आप मुझे भी चले जाना, कोई बात नहीं। 150 लोगों के नाम पर, जिन दंगाइयों के नाम पर अभी जमीन आवंटन का खेल चलेगा, जमीनों की लूट चलेगी, और जब भी इनसे सवाल पूछा जाएगा तो ये वो रस्तोगी जी की फोटो सामने रख के दिखा देंगे, देखिए दंगा पीड़ितों को हमने न्याय दिया है। ठीक है सर, और 150 लोगों के आपकी बात पर ही मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हरगोविंद अरोड़ा जी, ये जरा बता दीजिए कि इनका जो कहना है शायद कि रस्तोगी जी को मार्केटिंग का चेहरा दिखा दिया गया है, बाकी 149 लोग जो बाकी बचे हैं उनका क्या, उस पर क्या? देखिए, आज संभल में रस्तोगी जी एक परिवार को उनकी भूमि मिली, उनको न्याय मिला, और कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा बाकी 150। जब एक पर ही इतना विलाप कर रहे हैं, बाकी लोग जो सेम मामले में कन्विक्टेड रहे हैं या उनका नाम देने के रिकॉर्ड में रहा है, उनके परिवार के लोग आपको मिले या नहीं मिले ये बताइए। कांग्रेस संभल से भागेगी? नहीं, आपको उनके परिवार के लोग कहीं मिले हैं या नहीं मिले? और अभी तो पूरा प्रदेश पड़ा है, पूरे प्रदेश में आरएसएस की और भाजपा की सांप्रदायिक सोच के कारण हजारों दंगे हुए होंगे पिछले 50 साल में, 70 साल में। उन सब दंगा पीड़ितों को न्याय देने का काम कब तक करेंगे? अभी तो 150 में से आपने एक ही ढूंढा है, अभी तो 149 लोग और बचे हैं, उनको भी ढूंढ लीजिए पहले, और सबको 100 वर्ग मीटर। आशीष जी, अभी तो आपको तो इसकी भी बात करनी चाहिए सर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इतने सालों तक आप लोगों की भी सरकारें रही हैं सर उत्तर प्रदेश में, आपने मिलकर भी सरकार चलाई है, खुद भी आपके कई मुख्यमंत्री रहे हैं 1978 के बाद से लेकर अब तक। नहीं तो ये काम आपके समय भी हो जाना चाहिए था सर। मुझे मालूम है, आपको बताया गया है, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। 1978 के केस में फैसला 2024 में आया जी, तो हम बैक डेट में जाके कैसे उनको न्याय दे सकते थे? जब कोर्ट का ऑर्डर आया तभी तो बीजेपी ने उनको आवंटित करने का काम किया है। तो इतना तो कम से कम आप बता दिया कीजिए अरोड़ा जी को, जब फैसला ही 2024 में आया है तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। तो 2024 के फैसले के आधार पर, जिसमें मुख्य FIR जो है रस्तोगी जो है उनके दादाजी की तरफ से लिखी, उनके दादाजी की घटना का उल्लेख किया गया, तो जो बाकी 150 लोग हैं वो कहाँ पर हैं? ये योगी जी के पास विरोध सूची है भी या नहीं है, या ये वैसे ही पीले पीले कुर्ते पहनकर हाथ हिलाते हुए आ गए? उसको बता दीजिए। 150 लोगों में से एक परिवार आपने ढूंढ लिया क्योंकि वो मुख्य अभियुक्त के रूप में वहां मौजूद, मुख्यवादी के रूप में वहां मौजूद था, तो बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोगों को तो बताइए। नहीं, ये नहीं है कि आप 1 किलो टमाटर बेचकर अपने आपको बड़ा आड़ती घोषित कर देंगे। बाकी लोग कहाँ हैं? ठीक, ओके। नहीं, दंगाई साफ हो रहे हैं, पीड़ितों को इंसाफ मिल रहा है, तो उससे कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्यों हो रही है, समझ से परे है। बट एनीवेज, मेरे पास समय इतना ही था आज। यहाँ से मुझे अनुमति नहीं है मैं चर्चा को आगे बढ़ा पाऊँ। आप लोगों ने समय दिया, बहुत आभार। आशीष जी आपका, हरगोविंद जी आपका, और सोनी स्वामी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। देखिए, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। 1978 में जो दंगा हुआ था उसका इंसाफ मिलने लगा है, 48 साल बाद ही सही। अब जो है पुनर्वास हुआ है, एक परिवार को 100 गज जमीन दे दी गई है, निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अब सवाल यही है कि बाकी लोगों को कब जो है उनको उनकी ज़मीनें वापस मिलेंगी, लेकिन शुरुआत हुई है और इसको आने वाले चुनाव के नज़रिए से भी देखा जा रहा है कि किस प्रकार से क्या नैरेटिव सेट हो रहा है और किस प्रकार से क्या मैसेज सरकार भी देने की कोशिश करे। लेकिन कुल जमा यही है कि अब जो है पलायन नहीं, अब सिर्फ होगा तो वो होगा पुनर्वास। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।